तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर 19। ये जो बायोलॉजी का चैप्टर 19 है क्लास 11th का। इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारा चैप्टर 19 है। तो यहाँ पे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ें, अगर यहाँ पे देखिए अगर, तो सबसे पहले न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया गया है। कहा यह गया है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो जो है प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन को एंड कनेक्ट विद द वेरियस ऑर्गन। तो न्यूरल सिस्टम का काम क्या है? पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और क्या करता है? और ये जो है कनेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन्स को। इसका मतलब यहाँ पे ये है ना कि हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे ये नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेन हो गया, ये साइड में क्या होगा? ब्रेन होगा, और इस लोकेशन पर क्या होगी? स्पाइनल कार्ड होगी। बाकी पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का जाल हमारी बॉडी में फैला हुआ है, हर एक ऑर्गन तक पहुंचा हुआ है, हर एक बॉडी पार्ट के पास पहुंचा हुआ है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो है ना, हर एक पॉइंट पर जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किए रखता है। तो न्यूरल सिस्टम का मेन काम क्या है? ये जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है वेरियस जो ऑर्गन है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, और इनके फंक्शन को आपस में कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है। जैसे अगर कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करना हो तो उसके लिए कोई एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कई सारे ऑर्गन का आपस में जो है फंक्शन का साझा हुआ है, जिसके थ्रू कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम बात करें यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का, जिसे हम रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिस्पायरेशन का। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमारा मेन जो ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स है। ठीक, लंग्स है। अब लंग्स है, यहाँ पे लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है, किसको? हार्ट को। तो लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको ट्रांसफ़र करेगी? हार्ट को। फिर अगेन जो है हार्ट जो है पूरी जो है बॉडी सेल को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है यहाँ पे, और फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से वापस जो है दे दिया जाता है हार्ट को, और हार्ट में जो है CO2 रिच ब्लड पहुँच गया, और ये जो है CO2 रिच जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम बोलते हैं, ये फिर अगेन जो है लंग्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर ये लंग्स जो है CO2 को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। तो हम ये समझेंगे कि ऑक्सीजन को रिसीव करता है लंग्स यहाँ पे। ठीक, लंग्स में ऑक्सीजन चली जाती है, फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसफ़र होता है हार्ट में, फिर बॉडी सेल में। तो मतलब इस तरह से अगर देखें हम यहाँ पे ना, लंग्स, हार्ट और बॉडी सेल ये आपस में क्या है? कनेक्ट है। तो फंक्शन तो एक ही हो रहा है ना, रिस्पायरेशन।
फंक्शन रिस्पायरेशन ही हो रहा है, लेकिन इस एक रिस्पायरेशन फंक्शन को करने के लिए जो है ना बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं हर एक ही फंक्शन को जो ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, इसमें कई सारे ऑर्गन आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अकेला लंग्स जो है रिस्पायरेशन नहीं करा सकता है जब तक जो है ये सारे ऑर्गन इसमें जो है मसरूफ़ ना हो। ठीक, तो यही चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट जो है रिपीट जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और ये जो काम हो रहा है ना बहुत ही फास्ट हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही फास्ट रैपिड जो है कोऑर्डिनेशन ये होता है, और सभी ऑर्गन को आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये हमारा मेन काम होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जिसे हम न्यूरल सिस्टम कह रहे हैं। एक चीज़ और बता दें, ये जो न्यूरल सिस्टम होगा ये बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट वर्क करता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है ये। और ये जो है शॉर्ट लाइफ्ड होती है, इसकी लाइफ जो है साइकिल बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही कम समय में ये अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेता है। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। तो फास्ट वर्क करेगा, बहुत ही कम समय में ये अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेता है, तो शॉर्ट लिव्ड भी होता है यहाँ पे। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, आगे यहाँ पे देखें अगर हम, तो क्या जो है पूरी बॉडी के फंक्शन को नर्वस सिस्टम अकेला ही कंट्रोल करता है? तो बात ये हमें आगे जाकर पता चली कि ये जो नर्व फाइबर हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं, कुछ ऐसी जो है पोजीशन है हमारी बॉडी में, ऐसे ऐसे जो है एरियाज़ हैं जहाँ तक नर्व फाइबर नहीं पहुँच पाया है। तो अगर हम बोलें सेल टू सेल जो है, सेल टू सेल अगर कोऑर्डिनेट करना हो और इसे आपस में जो है कनेक्ट करना हो, तब यहाँ पे जो है नर्व फाइबर नहीं पहुँचा हुआ है। तो इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व है हमारी बॉडी में, स्पेशल काइंड्स ऑफ फंक्शन जो है होता है, और वो कैरीड आउट किया जाता है, कैरीड आउट होता है बाय हार्मोन्स। तो जहाँ पे न्यूरल सिस्टम नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट किया जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन वहाँ पे जो किया जाएगा वो हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है। ठीक, तो हम तो ये कहेंगे कि नहीं कि सारी की सारी जो है आल जो है बॉडी सेल तक जो है नर्व फाइबर पहुँचा हुआ है। तो सभी जो है बॉडी सेल के पास नर्व फाइबर नहीं पहुँचा हुआ है, तो वहाँ पे कैसे होगा कोऑर्डिनेशन? उसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, उसके पूरे जो है स्टेप को कौन कंट्रोल करेगा? तो वहाँ पे जो है कंट्रोल किया जाएगा हार्मोन्स के थ्रू। अब ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ से रिलीज होगा हार्मोन्स? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? हार्मोन्स। अब अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है ना, हार्मोन्स है क्या। तो हार्मोन्स की बात देख लें यहाँ पे। तो हार्मोन्स क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है नॉन न्यूट्रिएंट होता है, केमिकल इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। तो हार्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह यह काम करता है। और ये जो रिलीज होता है वेरी लेस अमाउंट,
ठीक है, तो हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर रिलीज इन वेरी लेस अमाउंट। तो हार्मोन्स इज ए नॉन न्यूट्रिएंट behave as chemical intercellular messenger release in very less amount। ठीक है, तो ये हार्मोन्स की बात होगी। हार्मोन्स की डेफिनेशन भी इससे बन जाएगी आराम से। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी बॉडी के सभी फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? जो हमारी जो है ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, ऑल फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है बॉडी की, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी कौन कंट्रोल करेगा? तो एक तो जो है ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी कंट्रोल की जाएगी न्यूरल सिस्टम के द्वारा, ठीक, और प्लस बताओ इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल कंट्रोल, तो सारी की सारी बॉडी की ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द आवर बॉडी इज कंट्रोल बाय द न्यूरल सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम किसकी हेल्प से काम करेगा? ये हार्मोन्स, ये रिलीज करेगा हार्मोन्स, तो इसके थ्रू ये पूरी चीज़ें कंट्रोल की जाएगी। अगर हम इनवर्टिब्रेट का केस ले लें यहाँ पे, तो इनवर्टिब्रेट का जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है और बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन वहाँ पे होता है। ठीक है, कुछ ही हार्मोन्स है जो वहाँ पे रिलीज होते हैं। और अगर वही हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट एक जो है हायर एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इनका इंडोक्राइन सिस्टम है ना वो बहुत ही वेल डेवलप होता है और यहाँ पे जो है वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है इनसे। और अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की यहाँ पे बात करें, अगर हम जिससे हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें यहाँ पे, तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती है, इसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं और ये सिक्रीट करती है हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में पता ही गया है कि ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसी ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड है, दूसरा है इंडोक्राइन सिक्रीट करती हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन्स है ये डायरेक्ट जो है सिक्रीट कर दिए जाते हैं इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो है ये हार्मोन्स रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड ही इसे जो है ट्रांसपोर्ट करता है और पहुंचा देता है कहाँ पे? टारगेट ऑर्गन तक। तो जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक जो है ये ब्लड उस हार्मोन्स को पहुंचा देता है। ठीक, अगर यहाँ पे हम बात कर लें ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें हम, जो हमारे सिलेबस में है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, अगर ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो कुछ तो जो है ऑर्गेनाइज जो है इंडोक्राइन सिस्टम है, वेल ऑर्गेनाइज जिसे हम बोल सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे तो कौन कौन सी आ जाएगी ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन सिस्टम में? एक तो आ जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन सिस्टम है हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं उसका। तो एक हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी हो गई
पीनियल ग्लैंड, और यहाँ पे तीसरी जो है ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन सिस्टम है थायराइड ग्लैंड। फिर उसके बाद आती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक, एड्रीनल ग्लैंड। फिर उसके बाद आती है पैनक्रियाज। नेक्स्ट वन पैराथायराइड ग्लैंड। सभी ग्लैंड का हम लिख दे रहे हैं, सभी इंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड जितनी भी हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन के केस में सब हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे थाइमस हो गई। और लास्ट वन है गोनाड्स। अब गोनाड्स में क्या आ जाएगा, टेस्टिस, जो कहाँ पे मिलेगा, ये गोनाड्स में मिल जाएगा टेस्टिस, जो मेल में देखने को मिलेगा, और ओवरी ये किस में मिलेगी, फीमेल में। तो इन दो टेस्टिस और ओवरी को हम क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरी ये दोनों आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो नॉन ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन सिस्टम वाली ग्लैंड है उसको भी इधर साइड में ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पे, उसमें आएगा हमारा जीआई, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक हमारा आ जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे लीवर, फिर आ जाएगी किडनी, फिर उसके बाद हार्ट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, जीआई ट्रैक, लीवर, किडनी एंड हार्ट। ये हमारे अदर इंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम रहा। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में कितनी जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो सारी जो ऑर्गेनाइज हैं और जो नॉन ऑर्गेनाइज हैं अदर ग्लैंड्स हैं, वो भी यहाँ पे रहा पूरा।